सदियों पुरानी बात है। परीलोक में सिंड्रेला परी अपनी सौतेली माँ ममता परी के साथ रहती थी। ममता परी बहुत ही बुरी और जालिम थी। ममता परी छोटी छोटी बातों पर सिंड्रेला परी की पिटाई कर देती थी। दूसरी तरफ सिंड्रेला परी अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सहकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। एक दिन सिंड्रेला परी पृथ्वी के बगीचे में घूम रही होती है। तभी उसकी मुलाकात एक आदित्य नाम के लड़के से होती है। आदित्य बहुत ही नेक और एक अच्छा लड़का था, साथ ही वो बहुत अमीर भी था। सिंड्रेला परी हर रोज परीलोक से पृथ्वी लोक पर आदित्य से मिलने आती थी। धीरे धीरे सिंड्रेला परी और आदित्य को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। सिंड्रेला परी को आदित्य का साथ बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो आदित्य से शादी करने का फैसला करती है। जब सिंड्रेला परी ये बात अपनी सौतेली माँ ममता को बताती है, तो वो गुस्से में आकर सिंड्रेला परी की पिटाई कर देती है। खबरदार, अगर तूने पृथ्वी के किसी भी मामूली लड़के से शादी की तो मुझे तेरी शादी एक राजकुमार से करनी है, ताकि उससे मैं ढेर सारा धन लूट सकूं। अगर अब की बार तू पृथ्वी लोक गई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। सिंड्रेला परी समझ जाती है कि ममता परी उसका भला नहीं चाहती, इसलिए सिंड्रेला परी ममता को बिना बताए ही पृथ्वी लोक पर आदित्य से शादी कर लेती है। आदित्य सिंड्रेला परी से शादी कर उसे अपने घर लेकर जाता है। दूसरी तरफ आदित्य की माँ विमला भी ममता की तरह बुरी और एक जालिम औरत थी। सिंड्रेला परी के पास अब उसकी जादुई छड़ी भी नहीं थी, क्योंकि परी लोक का नियम है कि जब कोई परी किसी इंसान से शादी कर लेती है तो उसकी सारी जादुई शक्तियाँ उससे ले ली जाती हैं, और साथ ही परी होने की वजह से सिंड्रेला घर का सारा काम भी नहीं कर पा रही थी। एक दिन विमला के घर कुछ मेहमान आते हैं, इसलिए सिंड्रेला परी उन सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने की कोशिश करती है। लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी सिंड्रेला के हाथों से बना खाना थोड़ा सा भी स्वादिष्ट नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी खाना नहीं बनाया होता है। तभी मेहमानों में से एक औरत कहती है, अरे विमला, हमें तो लगा था कि तेरी बहू एक परी है, इसलिए हमारे सामने 56 भोग तैयार करके लगाएगी, लेकिन इसे तो ठीक से सब्जी बनानी भी नहीं आती। तेरी इस बेकार बहू से अच्छी तो मेरी बहू है, जो घर के सारे काम तो करती है। मेरी बहू तो घर के सारे काम पूर्ति और बिल्कुल अच्छे से करती है। इस तरह अपनी बेइज्जती होते हुए देखकर विमला को बहुत गुस्सा आता है और वो मेहमानों के सामने ही सिंड्रेला परी को डांटना शुरू कर देती है। हे भगवान, पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया था, जो इस कामचोर परी को मेरे घर की बहू बनाकर ले आया। उसके बाद विमला मेहमानों के सामने ही सिंड्रेला परी को 3 थप्पड़ लगा देती है। ये सब देखकर विमला के रिश्तेदार बहुत खुश हो जाते हैं और कोई भी सिंड्रेला परी को बचाने के लिए आगे नहीं आता है। थोड़ी देर बाद ही विमला के 3 थप्पड़ खाने की वजह से सिंड्रेला परी बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वही दूसरी औरत कहती है, अरे विमला, तेरी बहू तो कामचोर के साथ साथ बहुत कमजोर भी है, जो 3 थप्पड़ में ही बेहोश हो गई। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस ड्रामा कर रही है। मैं तो कहती हूँ तुझे इसकी और पिटाई करनी चाहिए, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ। विमला के कान भरकर वो दोनों औरतें वहाँ से चली जाती हैं। रात को जब आदित्य घर वापस आता है तो सिंड्रेला परी रोते हुए उसे सारी बातें बताती है। आदित्य, आज घर में माँ की जो 2 सहेलियाँ आई थी, तो मुझे खाना बनाना नहीं आता था,
लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और मुझसे खाना अच्छा नहीं बना। उसके बाद माँ जी ने सबके सामने मुझे बहुत डांटा और मेरी पिटाई भी की। सिंड्रेला परी की बात सुनकर आदित्य अपनी माँ पर नाराज हो जाता है और गुस्से में अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन विमला आदित्य को भी पीटकर चुप करवा देती है, क्योंकि वो भी आदित्य की सौतेली माँ थी और उसने बचपन से ही आदित्य को डरा धमका कर रखा था। इसलिए आदित्य उसे कुछ भी नहीं बोल पाता है। इस तरह उस घर में सिंड्रेला परी का जीना हराम हो जाता है और वो उदास रहने लगती है। लेकिन बेचारी सिंड्रेला के पास अब कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो चुपचाप विमला के अत्याचार सह लेती थी। एक दिन सिंड्रेला परी घर से बाजार की तरफ जा रही होती है, तभी उसे एक गमले में से रोने की आवाज आती है। उस गमले में एक पौधा था जिसमें एक मुरझाया हुआ फूल लगा हुआ था। पौधे को इस तरह रोते हुए देखकर सिंड्रेला परी को बहुत आश्चर्य होता है और वो उस पौधे से कहती है, अरे क्या हुआ पौधे, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? अरे देखो, मैं पूरी तरह से मुरझा गया हूँ। मैं यहाँ से आते जाते हुए लोगों से मदद मांगता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं करता। अगर मुझे जल्दी ही पानी नहीं मिला तो मैं पूरी तरह से सूख कर मर जाऊंगा। उस फूल की बात सुनकर सिंड्रेला परी एक मटके में ढेर सारा पानी लाती है और उस पौधे में डाल देती है। पौधे में पानी जाते ही वो फूल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है और पहले की तरह खिल उठता है। तभी वो फूल का गमला एक जादूगरनी के रूप में बदल जाता है। तुमने मेरी मदद करके मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई है, इसलिए मैं ये जादुई लाल फूल तुम्हें देती हूँ। ये जादुई लाल फूल तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा, साथ ही तुम्हें हर मुसीबत से भी बचाएगा। अब जाओ प्यारी परी। इतना कहकर वो जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। फिर सिंड्रेला परी उस लाल फूल को अपने बालों में लगाकर अपने घर वापस चली जाती है। उसके बाद सिंड्रेला परी शाम को अपनी सास विमला के लिए चाय बनाती है और गलती से चाय में चीनी की जगह नमक डाल देती है। इसलिए वो चाय पीकर विमला बहुत गुस्सा हो जाती है और सिंड्रेला परी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। उसके हाथ आगे बढ़ाते ही वो जादुई फूल सिंड्रेला परी के बालों में से बाहर निकलकर हवा में उड़ने लगता है और अगले ही पल उस फूल से एक मोटा सा डंडा निकलकर बाहर आता है और वो विमला की पिटाई करने लगता है। तभी विमला रोते हुए चिल्लाती है, हाय, मैं तो मर गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मुझे बचाओ बचाओ, मेरी प्यारी बहू मुझे बचा ले, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं तुझे कभी भी तंग नहीं करूंगी। विमला को उसकी गलती का एहसास होते हुए देखकर सिंड्रेला परी को बहुत खुशी होती है। फिर सिंड्रेला परी फूल से अपनी सास को माफ करने को कह देती है। सिंड्रेला परी के इतना कहते ही वो डंडा वहाँ से गायब हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। उस दिन के बाद से विमला पूरी तरह से सुधर जाती है और सिंड्रेला परी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगती है। इस तरह जादुई फूल की वजह से सिंड्रेला परी की जिंदगी बदल जाती है और सिंड्रेला परी अपने पति और सास के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक गांव में पिंटू और अंजू दोनों अपनी माँ के साथ रहते थे। कुछ समय पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ को उसके पापा की कुछ पेंशन आती थी, जिससे वो अपना और अपने दोनों बच्चों का गुजारा करती थी। दोनों भाई बहन पास के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। उसके पापा के जाने की वजह से उनकी माँ की तबीयत हमेशा खराब ही रहती थी।
एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी उनके छोटे देवर कुमार और उनकी पत्नी शर्मिला उनसे मिलने आते हैं। देवर जी, अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं अब मैं कितने दिन और जीऊंगी। मेरे मरने के बाद तुम मेरे दोनों बच्चों को अपने साथ रखना, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भाभी, आप ऐसा न बोले, आपको कुछ भी नहीं होगा भाभी माँ। देवर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे दोनों बच्चों को अपने साथ रख लेना। अरे भाभी, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं इन दोनों बच्चों को अपने साथ ही रखूंगा और इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अरे वाह, खुद ही सारे फैसले ले रहे हो। अरे हमने क्या अपने घर में अनाथ आश्रम खोल रखा है जो इन दोनों को उठाकर अपने घर ले चले? शर्मिला, कुछ तो शर्म करो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ मेरी भाभी की तबीयत खराब है और तुम उनके सामने इतनी घटिया बातें बोल रही हो। अरे अच्छा ही है जेठानी जी मर जाएं और इन दोनों मनहूसों को भी अपने साथ ले जाएं। खुद तो मर जाएंगी और इन दोनों को हमारी छाती पर छोड़ जाएंगी। शर्मिला की ये बातें सुनकर उसकी भाभी बेचारी रोने लग जाती है। अपनी भाभी को रोता हुआ देख कुमार को गुस्सा आता है और वो शर्मिला को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। मनहूस ये बच्चे नहीं, मनहूस तुम हो। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम रह सकती हो, नहीं तो अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारी सारी इच्छाएं, सभी ऐश और आराम मैं पूरा करता हूँ, इसीलिए तुम ज्यादा सिर चढ़ गई हो। भाभी, आप इस चुड़ैल की बातों पर ध्यान न दें। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ भाभी, और आप चिंता ना करें। मैं इन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। कुमार की ये बात सुनकर उसकी भाभी खुश हो जाती हैं और उसी समय दम तोड़ देती हैं। अपनी भाभी का अंतिम संस्कार करने के बाद कुमार उन दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाता है। कुमार की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम रागिनी था। रागिनी अपनी माँ की तरह ही जिद्दी और बिगड़ैल थी। सुनो, आज से ये दोनों बच्चे यहीं रहेंगे। इन दोनों को यहाँ रहने से यदि किसी को प्रॉब्लम है तो वो घर छोड़कर जा सकता है। ये दोनों भाई बहन अब से मेरे ही बच्चे हैं। कुमार उन दोनों बच्चों का अपनी बेटी के स्कूल में नाम लिखवा देता है। फिर तीनों बच्चे एक साथ स्कूल जाने लगते हैं। इसी तरह से खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन, शर्मिला, मेरा 2 महीने का विदेश में सेमिनार है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेरे पीछे से इन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। अगर मुझे कोई भी शिकायत मिली तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। कुमार की ये बात सुनकर शर्मिला और उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। आप आराम से जाओ जी, आपको किसी भी बात की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं इन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। कुमार घर से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही रागिनी और उसकी माँ दोनों बच्चों को मारने लगती हैं। क्यों रे मनहूस, तुम दोनों की वजह से मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया था, मुझे भला बुरा कहा था। मैं अब तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज से घर का सारा काम तुम दोनों अकेले करोगे और आज से तुम्हारा स्कूल जाना भी बंद, समझे? चाची, आप पिंटू से काम मत करवाइए। पिंटू अभी बहुत छोटा है। आप जो भी कहेंगी वो मैं करूँगी चाची जी। क्या ये छोटा है? मुझे तो नहीं लग रहा छोटा। इसका मुंह देख कितना बड़ा है। 1 मिनट में 4-4 रोटियां खा जाएगा ये, और काम करने में इसे छोटा बता रही है। देखो मॉम, कैसे कैसे बहाने बना रही है हमारे सामने। तुम मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तुम दोनों मिलकर घर का सारा काम करोगे। अगर काम नहीं किया तो फिर तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। उसके बाद से दोनों माँ बेटी दोनों भाई बहन से घर का सारा काम करवाती हैं और रात को सिर्फ एक बार ही खाने के लिए बासी खाना देती हैं। सोने के लिए बिस्तर भी नहीं देती। दोनों भाई बहन किचन में जमीन पर सोया करते थे।
शर्मिला और उसकी बेटी दोनों भाई बहन की बहुत पिटाई करती थी। फिर एक दिन, अरे ओ मनहूस, इधर आ। जी चाची जी। तुम दोनों ये मटके उठाओ और कुएं से पानी भर कर लाओ। आज घर में पानी नहीं आ रहा है। चाची जी, मैं 2 बार पानी ले आऊंगी, लेकिन पिंटू को मेरे साथ मत भेजो। पिंटू अभी बहुत छोटा है। चाची जी, इतना वजन वो नहीं उठा पाएगा। शर्मिला अंजू को एक जोरदार का थप्पड़ मारती है। मैंने कहा ना, मुझे मत सिखाया कर कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। एक बार मैंने बोल दिया तो मतलब बोल दिया। दोनों भाई बहन जाओ और जाकर पानी लेकर आओ। और ध्यान रखना, समय से घर नहीं आए तो तुम दोनों की बहुत पिटाई होगी और रात का खाना भी नहीं मिलेगा। दोनों मासूम भाई बहन मटका उठाकर पानी लेने चले जाते हैं और वहीं कुएं के पास बैठकर जोर जोर से अपनी माँ को याद करके रोने लगते हैं। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई माँ? वापस आ जाओ ना माँ। चाची बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो हमें बहुत मारती है माँ। वापस आ जाओ ना माँ। इतना बोलकर अंजू जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी मरी हुई माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। अरे मेरे बच्चों, रो नहीं, ये देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अपनी माँ को देखकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं। माँ, आप वापस आ गई माँ। माँ, हमें चाची जी के साथ नहीं रहना। चाची बहुत बुरी है, वो हमें बहुत मारती है और हमसे पूरे घर का काम भी करवाती है और पिंटू से भी सारे काम करवाती है माँ। मुझे सब पता है बेटा कि तुम्हारे ऊपर वो दोनों माँ बेटी कितना अत्याचार करती हैं। लेकिन अब तुम चिंता मत करो बेटा, अब तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे और उन्हें उनके किए की सजा भी जरूर मिलेगी। इतना बोलकर उनकी माँ अपने जादू से वहाँ पर 2 जादुई सोने और चांदी के पर्स प्रकट करती हैं। बेटा, ये 2 जादुई सोने और चांदी के पर्स हैं। ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएंगे और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करेंगे। अच्छा बेटा, अब मेरे जाने का समय हो गया, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर उनकी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं और दोनों भाई बहन पर्स उठाकर वहाँ से अपने घर चले जाते हैं और उन्हें ले जाकर किचन में रख देते हैं। फिर एक दिन, सुनो तुम दोनों, मैं और मेरी बेटी आज पार्टी में जा रहे हैं। तुम दोनों को मैं एक कमरे में बंद करने जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम दोनों ने चोरी कर ली तो और मेरे घर से भाग गए तो, इसीलिए मैं तुम दोनों को एक कमरे के अंदर बंद कर रही हूँ। नहीं चाची, आप ऐसा मत करो, मुझे बंद कमरे में बहुत डर लगता है चाची। चाची जी, हम कुछ भी नहीं चुराएंगे। हम इस घर के सिवा कहाँ जा सकते हैं चाची जी? हमारा कोई अपना नहीं है आपके सिवा। आप हमें बंद ना करें, हम पूरे घर का ख्याल रखेंगे। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। यदि मेरे सामने ज्यादा बोली तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। शर्मिला उन दोनों बच्चों को कमरे में बंद करके चली जाती है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। कोई बात नहीं छोटे, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू बिल्कुल भी मत डर। मासूम पिंटू को डर की वजह से चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अंजू भागी भागी दरवाजे के पास जाती है। कोई है, प्लीज दरवाजा खोलो, मेरा भाई बेहोश हो गया है अंदर, प्लीज मेरी मदद करो। तभी अचानक से उड़ते हुए वहाँ पर दोनों जादुई पर्स आते हैं। जादुई पर्स अपने जादू से पिंटू को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। तुम डरो नहीं, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। तुम दोनों बहुत ही नेक दिल की लड़कियाँ हो। इतनी मुसीबत होने के बावजूद भी तुमने हमें खोलकर भी नहीं देखा। हम जादुई पर्स हैं। तुम हमारे अंदर से बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के निकाल सकती हो। अंजू और पिंटू दोनों पर्स में हाथ डालते हैं और उन्हें बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के मिल जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद उनकी चाची घर आ जाती हैं।
चाची जी, हम आपका ये घर छोड़कर जा रहे हैं। अब इस घर में हम कभी नहीं आएंगे। इतना बोलकर दोनों भाई बहन घर छोड़कर चले जाते हैं और जादुई पर्स की मदद से दोनों एक बहुत बड़ा घर बना लेते हैं और खुशी खुशी उसमें रहने लगते हैं। दोनों भाई बहन अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करते हैं। उधर उनके चाचा की नौकरी चली जाती है और अचानक से उनके घर में आग लग जाती है। उसके बाद पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। एक दिन दोनों भाई बहन स्कूल से वापस आ रहे थे, तभी वो दोनों अपने चाचा को देख लेते हैं और भागे भागे उनके पास जाते हैं। चाचा जी, ये क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं? फिर अंजू के चाचा उन्हें वो सारी बातें बताते हैं। चाचा जी, आप हमारे घर चलिए और हमारे साथ रहिए। दोनों भाई बहन अपने चाचा चाची और उसकी बेटी को अपने घर ले आते हैं। उसके बाद चाची और उसकी बेटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद से सभी लोग मिलकर एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।